नमस्कार, द इंक न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज राजस्थान में बजट पास हुआ है और उस बजट पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ खास मेहमान हैं। हमारे साथ राजेंद्र शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं आयुष अंतिमा के, और शंकर जी दहिया AIKKMS राजस्थान सचिव हैं, और अनुराग जी जोया हैं भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश सचिव। सबसे पहले हम जानेंगे, राजेंद्र जी आपसे जानना चाहेंगे, आप इस बजट को कैसे देखते हैं? आपके चैनल के माध्यम से आपके सभी दर्शकों का अभिवादन करता हूं और आपको साधुवाद देता हूं कि आपने एक सार्थक बहस के लिए हमें आमंत्रित किया। ये जो बजट है, इसमें यदि ओवरऑल बजट देखें तो इसमें कोई नयापन कुछ नहीं है। घोषणाएं होती रहती हैं, घोषणाएं हर बार हुई हैं। मैं केवल पिलानी की बात करता हूँ। पिलानी में इस बजट में क्या आया, इस विषय पर चर्चा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पिलानी विधानसभा क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें शिक्षा की दृष्टि से पिलानी बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रखता है। उसके अलावा यहाँ 2 नगर पालिकाएँ भी हैं। लेकिन पिलानी को, आपको भी पता है इसके बारे में, कि पिलानी में पीने के पानी की काफ़ी समस्या रही है और माननीय विधायक जी बार बार अभिनंदन समारोह में और अपने जो भी सार्वजनिक मंचों के ऊपर ये घोषणाएं करते रहे हैं कि कुंभाराम लिफ्ट परियोजना का पानी पिलानी को मिलेगा। लेकिन इस बजट में सिफर, इस बजट में कुछ भी घोषणा नहीं हुई है। इसके लिए मैं चंदेलिया जी को क्या कहूँ, क्योंकि चंदेलिया इनकी सरकार है। जब इनकी सरकार में ही काम नहीं हो रहे तो भाजपा सरकार से अपन क्या उम्मीद कर सकते हैं? अभी आज जो ये बजट आया है, ये आने वाले समय में जो चुनाव आ रहे हैं विधानसभा के, उसको मद्देनज़र रखते हुए घोषणाएं हुई हैं बजट के अंदर। लेकिन मेरा मानना है कि इस बजट के अंदर जो कोरोना काल के अंदर लोगों की हालत ख़राब हुई है, आर्थिक स्थितियां ख़राब हुई है, उसको ध्यान में रखते हुए ये बजट बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। कुछ चीज़ें जो इसमें दी गई हैं, जैसे पुरानी पेंशन योजना, उसका हम स्वागत करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी जो समस्या है प्रदेश की, हम देखें तो बेरोज़गारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। रोज़गार के विषय में बहुत से रिक्त पद सरकारी संस्थानों के अंदर खाली पड़े हैं, लेकिन उनको भरा नहीं जाता। और दूसरी जो एक महत्वपूर्ण बात है, राजेंद्र जी ने जो बताई, कि पिलानी के संदर्भ में हम इस बजट को देखते हैं, क्योंकि पिलानी के अंदर एक सबसे बड़ी जो समस्या है, राजेंद्र जी ने भी मेंशन किया उसको, कि पानी की समस्या। तो पानी की जो समस्या है वो बरकरार है, उसके ऊपर सरकार का कोई बजट नहीं आया है। बल्कि पूरे पिलानी विधानसभा क्षेत्र को इस बजट की काफ़ी उम्मीद थी कि इस बजट के अंदर कुछ ना कुछ, कोई ना कोई रास्ता निकलेगा, लेकिन नहीं निकला। तो और दूसरी जो चीज़ है, दूसरी जो मांग थी पिलानी के, अभी हाल ही में बच्चों ने आंदोलन भी किया था कि खेल मैदान के लिए, और सरकार ने घोषणा भी कर दी थी कि हाँ, इसके ऊपर तुरंत कार्रवाई की जाएगी और बजट हम सैंक्शन कर देंगे। लेकिन अभी तक उसके ऊपर पिलानी में कोई, इस बजट के अंदर कोई प्रावधान नहीं है। और हमारे साथी हैं जोया जी, ये उस आंदोलन के अंदर शरीक भी थे, जयपुर जाके भी आए थे। लेकिन उसके बावजूद भी हम देख रहे हैं कि सरकार जो भी नीतियां लेके आती हैं, उनके अंदर वादे काफ़ी होते हैं, लेकिन वही ढाल के 3 पात। ग्राउंड के अंदर जब हम देखते हैं काम को, तो कुछ नहीं मिलता। मेरा इस बजट के मामले में यही है कि जब पिलानी के मामले में हम देख रहे हैं तो बाकी जगह भी ऐसा ही है। और जो हम देखते हैं कि ऑल ओवर राजस्थान में, तो हमने जैसे झुंझुनू ज़िले का देखा है, वैसा ही राजस्थान का भी बजट होगा। क्योंकि हम देखते हैं कि चावल जब उबलता है तो उसका एक ही दाना देखते हैं, फिर बाकी हमें पता चल जाता है बाकी दाने कैसे। तो वैसा ही हाल है कुछ इस तरह का इस बजट का भी। मैं इसमें एक टर्म इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा, क्रेडिबिलिटी। आपने
177 मिनट का भाषण दिया, घोषणाएं आपने करी, लेकिन क्रेडिबिलिटी के बारे में आपने कुछ नहीं कहा। इससे पहले भी कई बार घोषणा हुई है, इससे पहले का जो बजट था उसमें भी काफ़ी वादे किए गए। सरकार जब चुनी गई थी तब भी कांग्रेस सरकार की तरफ से किसानों को लेके बहुत सारे वादे किए गए। 10 दिन के बाद कही गई थी कि 10 दिन में कर्ज माफ़ हो जाएगा, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। तो मैंने कहा, मतलब मेरी समझ ये कहती है कि ठीक है, आपने घोषणाएं की हैं, बहुत बड़े बड़े वादे कर दिया, आपने हर सेक्टर को इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की है। जैसा शंकर जी ने बताया कि यहाँ पर चुनावी जो मुद्दा है उसको मद्देनज़र रखते हुए ये बजट पेश किया गया है। सुनने में काफ़ी अच्छा लगा, बहुत बड़ी बड़ी बातें हुई, लेकिन क्रेडिबिलिटी कौन लेगा, इसकी जवाबदेही कौन रखेगा कि अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो क्या किया जाए। इन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेजेस खुलेंगे, नर्सिंग कॉलेजेस 18 जिलों में और खुलेंगे, लेकिन जो पहले से पारित आज तक उन पे काम नहीं हुआ है। आपने नई घोषणा कर दी, लेकिन पुरानी जो पीछे पूरी नहीं हुई है उनकी क्रेडिबिलिटी कौन लेगा। तो एक जो मेन बात है, एज फार एज कंसर्न्ड, ये एक बहुत अच्छी बात है कि आपने हर सेक्टर को खुश रखने की कोशिश की है। ठीक है, कुछ नई चीज़ें भी इस बार बजट में देखने को मिली, जैसे कि अर्बन जो एम्प्लॉयमेंट है उसके बारे में एक बहुत अच्छी पहल की गई है, क्योंकि इससे पहले ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कई बार सेवाएं आती हैं, लेकिन जो मज़दूर जो शहरों में रहते हैं मज़दूर, उनके बारे में आज तक किसी ने बात नहीं की। तो ये एक अच्छा पॉइंट था। और जो शिक्षा, अगर मैं नंबरिंग वाइज बात करूं तो इस बार मेडिसिन में कुछ ज़्यादा ही इन्होंने इनोवेटिव आइडियाज़ दिए हैं। 5 लाख की जो योजना थी उसको 10 लाख तक का कर दिया गया है चिरंजीवी के अंदर। लेकिन सवाल फिर वहीं घूम फिर के आ जाता है कि 5 लाख की सेवाओं को ही लोगों को कुछ मदद नहीं हो पा रही है, तो 10 लाख की तो बात ही क्यों करें। तो सुनने में अच्छा लगा, बहुत बढ़िया बात है। धरातल पे कितना काम करेगा ये सुधारने वाली बात। तो सरकार को कहीं ना कहीं जवाबदेही का भी कोई एक नॉर्म्स बनाना चाहिए कि जब ये चीज़ें पूरी ना हो तो क्या करें। एक बार के लिए आपने लोगों को सुना दिया, खुश कर दिया, उससे काम नहीं चलता। बजट ऐसा नहीं होता। बजट एक किताब नहीं है कि आपने पढ़ दी 1.5 घंटे या 2 घंटे के लिए और उसके बाद में आप उस चीज़ों को भूल गए। मैं मानता हूं कि 2023 में आगामी में अभी चुनाव आने वाले हैं, तो उसके पर्सपेक्टिव ने अगर आपने जनता को खुश करने के लिए इतना कुछ कहा है तो ठीक है, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि उतनी ही क्रेडिबिलिटी भी साथ ली जाए और ये धरातल पे आए जितनी भी चीज़ें, वादे जितने भी किए गए। मैं इन जोया जी की और शंकर जी की बात से इत्तेफाक रखता हूं कि ये चुनावी बजट था, बिल्कुल चुनावी बजट था। इसमें किसी की जवाबदेही तय नहीं थी। मैं मानता हूं आपकी बात को कि जवाबदेही तय होनी चाहिए, लेकिन कौन जवाबदेही कौन तय करेगा? जब ऊपर वाले बैठे हैं तो जवाबदेही तय करने वाले वो हैं, उनको जवाबदेही तय करनी चाहिए। अभी पिलानी में पॉलिटेक्निक की पीछे घोषणा हुई थी, आज तक उसके ऊपर क्या हुआ आप बताइए। मैं पिलानी की बात करता हूँ। बिल्कुल सही है, आप बताइए क्या हुआ उसके ऊपर। अच्छा, अभी क्या है कि पीछे चिड़ावा में राजकीय विद्यालय गवर्नमेंट कॉलेज की बात हुई, उनके पास जगह नहीं, कहाँ चलाओगे। ये तो क्या है कि जो ठीक है मास्टर हजारीलाल जी के जो उनके थे बच्चे, उन्होंने वो जगह दे दी तो वो चली गई। अब आप मेरे को बताइए कि चिड़ावा में फिर ये कह रहे हैं कि हम वहाँ एग्रीकल्चर कॉलेज खोलेंगे, तो इसका प्रावधान कहाँ है भाई? ये बताओ ना, बजट में ज़मीन कहाँ से लाओगे आप, और आप बिल्डिंग कहाँ से बनाओगे आप? बिल्कुल सही बात है। और हर बार जब कोई भी ये लोग घोषणाएं करते हैं तो उसमें अल्टीमेटली यही होता है कि जमीन नहीं है हमारे पास। भाई जमीन नहीं है तो फिर जमीन का प्रावधान रखो। आप घोषणाएं तब करो आप जब आपके पास पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर हो, पूरी बात हो। घोषणाएं बहुत बढ़िया लगती हैं, घोषणाएं तो हर सरकारें करती रहती हैं। एक निजी प्रोग्राम में ही एक कार्यक्रम में जेपी चंदेलिया जी आए थे, वहाँ पर वो जिक्र कर रहे थे कि अगर आपने मैं जो पॉलिटेक्निक कॉलेज लेके आया हूँ पिछले साल, तो उसको अगर आपने जगह नहीं दी है तो वो पॉलिटेक्निक कॉलेज भी चला जाएगा। तो इस प्रकार की बातें भी अगर एक विधायक कर रहे हैं, मतलब उनको चुन करके भेजा गया है और लोगों की उम्मीदें हैं, वो ये कहते हैं कि अगर आपने ज़मीन हमें नहीं दी, डोनेट नहीं करवाया, आपने किसी से डोनेट नहीं दी, दान में नहीं दिया है, तो ये आपका कॉलेज है ये भी चला जाएगा। बड़े हास्यास्पद बात है। आप ये बताओ, एक संवैधानिक पद के ऊपर बैठा व्यक्ति यदि ये कहे कि जमीन न होने की वजह से कॉलेज चला जाएगा, तो हम फिर किसको कहेंगे आप? जवाबदेही किसकी है आप बताइए। हमने चुना है, हमने एमएलए चुना है, विधायक चुना है, उनकी जिम्मेवारी है, संवैधानिक जिम्मेवारी है, लेकिन वो आदमी पल्ला झाड़ रहे हैं तो किसके पास जाएगा आदमी, आम आदमी? हाँ ठीक है, इन्होंने बिजली के लिए कुछ किया है, लेकिन ये ऊँट के मुंह में जीरा है। बिल्कुल सही है। बिजली में जो उन्होंने 100 यूनिट्स
जो दिए हैं 100 यूनिट में अगर आप उपभोग करते हैं तो उसका 50 यूनिट तक आपको मुफ्त दी जाएंगी, और ऐसे ही 150 यूनिट करते हैं तो उसमें भी कुछ प्रतिशत आपको दिया जाएगा। तो ये अगर हम देखें इसको तो लोग तो उसको इसी नज़रिए से देखेंगे कि बिजली के बिल हैं वो कम आएंगे अब हमारे, और तो ये बहुत बड़ा तोहफा दिया गया है। क्या लोग कैसे समझे इस चीज़ को? लोग इसमें कुछ नहीं है, ये केवल ऊँट के मुंह में जीरा है। 100 यूनिट तो एक झोंपड़ी में रहने वाला जलाएगा। आप मेरे को बताइए क्या फ़ायदा क्या होगा इससे? ये सरकार को ये चाहिए कि जो चीज़ें हो रही है, जो भ्रष्टाचार है, उसको रोके। आज मेरे को बताइए राजस्थान में सबसे ज़्यादा बिजली महंगी है। लेकिन राजेंद्र जी, हाँ यही बात मैं कहना चाहता हूँ कि राजस्थान के अंदर सभी राज्यों से महंगी बिजली है, और फिर आप ये घोषणा करते हैं कि 50 यूनिट। ये तो अभी होड़सी मची हुई है चुनावों के अंदर, हम देख रहे हैं उधर पंजाब के अंदर भी घोषणाएं हो रही हैं, यूपी के अंदर भी घोषणाएं हो रही हैं, तो इसी प्रकार राजस्थान में भी इस तरह की घोषणा हुई है। लेकिन आप ये बताइए ना, बिजली के ऊपर आपने जितना टैरिफ लगा रखा है, जितने टैक्सेस लगा रखे हैं, इतने टैक्सेस हैं कि आप किस चीज़ में कम कर रहे हैं? लोगों को तो ऐसा लग रहा होगा कि ठीक है कल से शायद बिजली फ्री हो जाएगी, या फिर ठंडी हो जाएगा, अब अपने जेब से उतना पैसा नहीं जाएगा बिजली के लिए। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, मतलब लोगों को इतना सीधा तरीके से हिट ना करके आप इतना गोलमोल क्यों घुमा रहे हैं? अगर आप उन्हें सच में रियायत देना चाहते थे तो आप कर सकते थे कि बिजली की दर कम कर सकते थे, डायरेक्ट कम करते आप ये कौन सा मैथमेटिक्स का गेम खेल रहे हो कि आप 100 यूनिट अगर कंज्यूम कर। आज के टाइम में अगर बात की जाए तो 100 यूनिट तो सर बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। अगर एक 100 वोट का बल्ब अगर आप जला रहे हो और 6 आवर्स अगर आपकी कंज्यूमिंग है तो भी आपकी 100 यूनिट से ऊपर चली जाएंगी। ये मैं तब कर रहा हूँ तब एक बल्ब की है, तो ये तो मशीनों का अगर बिल्कुल आम लोग तो 300 यूनिट 400 यूनिट तो हम देख रहे हैं आम आदमी इस्तेमाल करता ही अपने जीवन में। अगर आपको डेली रूटीन के काम भी करते हैं तो उसमें 300 से 400 यूनिट मैं उनकी बात करता हूँ। जैसे मान लीजिए कि किसी का लो स्केल का बिजनेस है, मैं उनकी बात करता हूँ, चलिए आप घर की बात नहीं करते, लो स्केल का बिजनेस है, वो चारों तरफ से ग्रस्त है। लेकिन जोया जी हम देखते हैं कि अभी जो रसोई गैस के पैसे भी बढ़े हुए हैं और बिजली के पैसे भी बढ़े हुए हैं, तो आम जो जनसाधारण है इस बजट के अंदर हम ये देखना चाहते हैं कि उन लोगों को क्या रिलीफ मिला है। तो उस नजरिए से देखें तो कुछ भी नहीं मिला। मतलब महंगाई का स्तर जिस जहां पे महंगाई आज पहुंची है, आम मेहनतकश लोगों का जीना दूभर हो गया है, और यहां तक कि ये महंगाई की मार जो है मध्यम वर्ग के ऊपर भी काफी असर कर रही है, और मध्यम वर्ग इसको झेल भी रहा है। तो इस हिसाब से अगर इस बजट को देखा जाए तो बिल्कुल नकारा बजट है। और कोरोना काल के अंदर जिस तरीके से लोगों के रोजगार गए हैं, छोटे लघु उद्योग खत्म हुए हैं, नष्ट हुए हैं, और यहाँ तक कि बहुत सी नौकरियाँ भी गई हैं प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी, और जो छोटे मोटे दिहाड़ी पे जो काम करने वाले थे उन सब का भी काम कम हुआ है। जीडीपी उसके अंदर भी हमें देखने को मिल रहा है। और दूसरी तरफ ये रोना रोते हैं बजट का। जब हम मांग करते हैं शिक्षा के अंदर बजट आपने कितना बढ़ाया, तो वहाँ पे मतलब उसमें कोई बदलाव नहीं है। आपने कृषि का बजट कितना बढ़ाया, तो आप अगर कैलकुलेट करके देखेंगे इन सब को तो आपको ऊँट के मुंह में जीरा, बिल्कुल सही कहा राजेंद्र जी ने, यही स्थिति है। एक देखिए क्या होता है, एक शादी की मेड़ में खाना खाना और एक 5 स्टार रेस्टोरेंट में खाना खाने में सिर्फ एक बेसिक डिफरेंस है। आपको वही खाद्य सामग्री वहाँ मिलेगी और वहीं वापस मिलेगी, बस 5 स्टार रेस्टोरेंट में उसको थोड़ा सा सजा के पेश किया जाता है। तो इस बार इन्होंने एक बहुत बढ़िया चीज़ की कि इन्होंने एक आम बजट पेश किया और एक कृषि बजट किया, तो सुनने में अच्छा लगा। लेकिन घोल मिल के घूम के वही बातें आ गई कि किसानों से रिलेटेड जो भी बातें थी, जो हम मांग रहे हैं पिछले कितने समय से, वो माफ करने की जो उन पे तो बात ही नहीं है। कृषि बजट में की अगर बात की जाए तो कृषि बजट में लोग उम्मीद लगाए बैठे थे कि किसान है वो उनको कर्ज माफ़ी होगी। तो इस बजट में अगर देखा जाए तो कर्ज माफ़ी की उम्मीदें हैं वो भी नहीं मिली है। और दूसरा, अगर इसी कृषि बजट की बात की जाए तो एमएसपी की बात है, एमएसपी का गारंटी कानून की बात है, और उस एमएसपी के दायरे को बढ़ाने की बात है, फसलों को उस दायरे में भी नहीं लिया गया है। सर राजस्थान के किसानों की मैं बात करूँ ना, तो आप ये देखिए 80% जो फार्मर्स हैं दैट्स बिलोंग फ्रॉम राजस्थान हैव अ
लो मास लैंड एरिया, इतना मतलब बिजनेस स्केल पे प्रोडक्शन राजस्थान में नहीं होता है। बड़े सिंपल से आपको मैं समझाता हूँ। आप अगर पिलानी के आसपास की भी बात करोगे तो शेखावाटी क्षेत्र में कृषि उस लेवल पे नहीं है कि आप उनको पंजाब और हरियाणा से कंपेयर करने लग जाओ। नहीं, इसके साथ में एक चीज़ और ऐड करूंगा सर, आप देख लीजिए। आप मैं एक दो एक्सेप्शंस की बात नहीं करूंगा। जो किसान यहाँ का है पिलानी के आसपास का, वो अपनी खेती करता है, उसके साथ में एक प्राइवेट जॉब मेंटेन करता है अपना घर चलाने के लिए। तो इसका मतलब क्या है कि वो खेती से वो पर्याप्त चीज़ें निकाल नहीं पा रहा है। तो ये गवर्नमेंट की बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो उस गैप को फिल करे। और इसके लिए सबसे पहली चीज़ क्या थी, माननीय राहुल गांधी जी आए थे पिछली बार चुनाव रैली में, तो उन्होंने कहा कि 10 दिन में हम ऋण माफ़ कर देंगे। उसके बाद में किसानों का इतना बड़ा महासंग्राम चला। तो चलिए, सेंट्रल गवर्नमेंट से तो हमें इतनी नाखुशी ही मिली है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट से मुझे लगता था कि पहले की जो घोषणा थी वो इस बजट में पूर्ति होंगी। और उसके लिए उन्होंने हर डिस्ट्रिक्ट पे उन्होंने सीएम को लिखा है, हर डिस्ट्रिक्ट पे। डीएपी की खाद की बात कीजिए आप सर, कहीं पे भी अवेलेबिलिटी नहीं थी इस बार सीजन में। और आप मानिए हर लिए कितनी मारामारी हुई थी, लाइनें लगी सर। तो मैंने कहा ना, वो गैप फिल नहीं हो रहा। अब मैं वापस घूम के वही बात कहूंगा कि बस एक बार वो दिखाने के लिए आपने सजा के प्लेट में रख दिया तो वो दिखने में अच्छा लग रहा है, बट डीप डाउन इट्स जस्ट ब्लैंक। कुछ नहीं है इसके अंदर। किसानों को कोई रियायत नहीं लग रही है। अगर उन्हें सच में रियायत देनी थी तो उन्हें ऋण मुक्त कर सकते थे। आप देखिए कि इतने बड़े बड़े स्केल पे घोटाले हो रहे हैं, लोग बैंकों का पैसा लेके भाग रहे हैं, वहां कुछ नहीं हो रहा। लेकिन आम आदमी के लिए जब इन्हें देने की बारी आती है तब ये कहते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है। ये देखिए जोया जी, बड़ी विडंबना है कि बीज और खाद के ऊपर जो सब्सिडी मिलनी चाहिए वो किसानों को मिलनी चाहिए सीधी, वो सीधा कंपनियों को दी जा रही है। देखिए बड़ी विडंबना है। अब वो ये तो लॉजिक नहीं समझ में आ रहा हमारे, तो मतलब किस तरीके की ये योजनाएं बनाते हैं। और मैंने देखा है, अभी मैं काफ़ी बार मैंने अपने वक्तव्य में रखा है कि आपने स्कूलों को सुधारने की बात कही अभी इसी बजट के अंदर कि हम ऐसे ऐसे स्कूल, हम देख रहे हैं कि हर सरकारी स्कूल के अंदर आप भामाशाह ढूंढ रहे हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और 25 लाख रुपए का आप टॉयलेट बना रहे हैं एयर कंडीशन, और वहां पे बैठने के लिए चेयर के लिए आप भामाशाह ढूंढ रहे हैं। ये किस तरह की आपकी योजनाएं हैं, मेरे तो समझ में नहीं आ रही। मतलब सरकारी स्कूलों की मैं बात कर रहा हूँ। सरकारी स्कूलों की आप ये देखो ना, अभी इन्होंने घोषणा की है चिड़ावा में, ये बिना भामाशाह के, बिना ये धरातल के ऊपर आ ही नहीं सकती। और भामाशाह तो कोई जरूरी नहीं है, मिले तो मिले ना। अब आप मैं फिर पिलानी के ऊपर आता हूँ। आप मेरे को बताओ, मंडावा कोई पिलानी से बड़ा नहीं है। वहाँ सीवर लाइन मिल गई, यहाँ आज की पोजीशन ये है कि सीवर लाइन नहीं है। और पानी के लिए मतलब गंदा पानी इतना है, न कोई सफाई की सुविधा है। बेगैना जोड़ में जो है, आप जाके देखिए वहाँ क्या हालत हो रही है। पशु मर रहे हैं। आसपास के एरिया में खड़ा नहीं हो सकता, वहाँ पशु मर रहे हैं। नगर पालिका सोई पड़ी है। आप मेरे को एक बात बताइए, मैंने मेरे अखबार के माध्यम से और अभी जो पेड़ लगाए थे, 1 से 35 वार्ड तक पेड़ लगाए गए थे, उसमें 20 लाख का बजट हुआ था। आप मेरे को पेड़ दिखाओ ना, कहाँ लगे हैं पेड़। राजेंद्र जी, झाड़ू का बजट देखिए पिलानी का। हाँ, एक झाड़ू 465 रुपए में आती है। देखिए विडंबना, देखिए विडंबना देखो। आप मेरे को एक बात बताइए कि मैंने मेरे अखबार के माध्यम से वो बात उठाई, लेकिन आज नगर पालिका प्रशासन सुनने को तैयार नहीं। तो हम धरातल पे क्या करोगे आप, जब ये देखो कि छोटी सी जगह इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है, जबकि नगर पालिका कोई बड़ी चीज़ नहीं है, छोटा बजट है, उसमें इतना भ्रष्टाचार है, तो ऊपर क्या होगा। आप माननीय संदेलिया जी को बोलिए, आप कुछ सुनने को तैयार नहीं हो। हमने हमारे चैनल के माध्यम से इसको खबर को प्रमुखता से छापा भी था, दिखाया भी था, वीडियो इसका आया था। लेकिन मैं जब वहाँ तक कलेक्टर महोदय आए हुए थे, वहाँ पर ये बात उठी थी। कलेक्टर महोदय ने बोला कि इस पर जांच बैठाई जाएगी, लेकिन अभी तक वो कोई जांच बैठी नहीं है। और दूसरा ये है कि पिलानी की अगर बात की जाए, झुंझुनू जिले की अगर हम बात की करें बजट में, तो झुंझुनू जिले में अगर पिलानी शहर को लें तो पिलानी शहर के अंदर 2 नगर पालिकाएँ हैं। उसके बावजूद यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं कि जो CHC है पिलानी का, सरकारी अस्पताल है, पहले PHC था, 1.5-2 साल हो गए हैं उसको CHC बने हुए। उसकी जो नई बनी बनाई बिल्डिंग थी, उस बिल्डिंग को अब धूल भाग रही है, और जो सुविधाएं CHC को मिलनी चाहिए थी वो 2 साल से नहीं मिली है। तो ये जो बजट है, बजट
पेश कर देना और वो कितना इम्प्लीमेंट होता है धरातल पर, ये जनता को समझना पड़ेगा। ये कैसे जनता इसमें डिफरेंस कैसे, अभी जो बजट पास हुआ है उसको जनता ऐसे ही देख रही है कि ये जो घोषणाएं हो गई है ये हमें कल से मिल गई है, तो ये एक फर्क कैसे देखे लोग कि ये घोषणाएं हैं, ये कब मिलेगी कब नहीं मिलेगी। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, और दैया जी ने भी कहा है, जोया जी ने भी कहा, ये चुनावी बजट है। जिस तरह से चुनावों में वादे होते हैं, ये वादे हैं, इम्प्लीमेंट कुछ नहीं होना इसमें। आप मेरे को, आप सीएससी की बात कर लीजिए, सीएससी में क्या प्रावधान किया इन्होंने? जब सीएससी के ऊपर जब आपको पता है धूल फांक रही है, वहाँ कुछ नहीं हो रहा, कागजों में है। ये अभी खेल मैदान की बात करो, आपके खेल मैदान के झुंझुनू को खेल स्टेडियम दे दिया। नहीं, पिलानी की बात करूँ, जोया जी ने पिलानी से लेकर जयपुर तक साइकिल यात्रा की थी, उसकी कवरेज मैंने दी थी। और क्या मिला आप बताइए? कलेक्टर आश्वासन मिला आपको, केवल आपको आश्वासन मिला। उसके बाद में फिर दोबारा मिला हूँ कलेक्टर सर से, तो उन्होंने वो सेम चीज़ की, ज़मीन कहाँ पे है। मतलब घूम फिर के जो सवाल है ना, वो जनता पे आना है। मैं बार बार कह रहा हूँ, क्रेडिबिलिटी लेने के लिए कोई नहीं है, जवाबदेही नहीं। और इस पे मुझे लगता है कि इस पे एक बड़े स्केल पे काम होना चाहिए। जयपुर में लोग बैठे हैं इसके लिए कि जवाबदेही के लिए कोई ना कोई एक अलग प्रावधान, कोई कानून होना चाहिए कि जब गवर्नमेंट बॉडीज अगर जो प्रोमिसेस कर रही हैं उसको फुलफिल नहीं कर पा रही हैं तो उनको भी जवाब देना पड़े। उसका कोई कानून अब हमारे यहाँ बनाया नहीं गया है कि अगर सरकार जो बजट पेश करती, नहीं, ये मैं बताना चाह रहा हूँ जनता को कि ऐसा कोई कानून नहीं बनाया गया कि अगर सरकार कोई बजट पेश करती है और वो पूरा नहीं करती है तो उस पर उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं होना है। तो ये बजट जो है वो घोषणाएं हैं, और घोषणाएं कितनी इम्प्लीमेंट होती है वो हम 60-70 सालों से देखते ही आ रहे हैं, और आदमी के जीवन में कितना परिवर्तन होना है उन घोषणाओं से, वो भी हमारे सामने अभी समस्या आने वाली है, वो बड़ी समस्या आने वाली है। अभी समर स्टार्ट होने वाला है, इसके अंदर पानी की पूरे पिलानी विधानसभा क्षेत्र के अंदर बहुत बड़ी किल्लत होने वाली है, और आए दिन धरने प्रदर्शन होंगे। लेकिन सरकार ने इस तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, हमारे माननीय विधायक जी ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, और हमारे को पूरी आशा थी कि अब की बार पिलानी को पानी मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और मुझे नहीं लगता कि पिलानी विधानसभा को कुछ मिला है। भैया जी, आपने आंदोलन भी किया था पानी के लिए, बिल्कुल 10 दिन तक आपने आंदोलन भी किया था, और माननीय विधायक जी तक भी बात गई थी, बिल्कुल। लेकिन मिला क्या इसको? मैं कह रहा हूँ, पानी सबसे बड़ा, पानी तो अब आदमी की ज़िंदगी में एक मूलभूत आवश्यकता है। यदि जो सरकार या जो संवैधानिक पद पे बैठा व्यक्ति पानी नहीं दे सकता तो उसको पद त्याग देना चाहिए, मेरा ये मानना है। इसमें अगर एजुकेशन की बात की जाए तो सरकारी कॉलेज पिलानी के अंदर होना चाहिए, तो वो भी अभी तक नहीं मिला है। एजुकेशन तो सरकारी कॉलेज के पिलानी के लिए हुआ था, हाँ, लेकिन वो चिड़ाव में शिफ्ट कर दिया। एक्चुअली पॉलिटेक्निक कॉलेज है, लेकिन ग्रेजुएशन के लिए कोई कॉलेज नहीं दिया गया है पिलानी को अभी तक। पॉलिटेक्निक भी आपने घोषणा ही हुई है, क्या अभी तक पॉलिटेक्निक का कोई रोड मैप बना है कि पॉलिटेक्निक आ रही है? तो यही बात होगी। अब आप खेल मैदान की बात कर लीजिए, आप झुंझुनू में वो स्टेडियम की बात कर लीजिए, स्टेडियम कब बनेगा, कब धरातल पे उतरेगा? अब आप बताइए, 80 करोड़ रुपए एक मेडिकल कॉलेज के लिए उन्होंने इस बजट में लिया है। 50 करोड़ रुपए, 240 बेड का, हाँ 240 बेड का हॉस्पिटल है, उसमें 80 करोड़ रुपए इन्होंने प्रावधान किया है। खेतड़ी, गोडागोड़ जी, उदयपुर वाटी और मुकुंदगढ़ के लिए है। ये महाविद्यालय भी इन्होंने घोषणा की है। तो महाविद्यालय की घोषणा की भाई, जहाँ इनको लगा कि हमारी कमज़ोर है, गुडा तो इसलिए क्या कि गुडा जी वहाँ हैं और वो सरकार को समर्थन दे रहे हैं, तो उनकी बात तो माननी पड़ेगी। क्योंकि एक चीज़ और है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो जब मतलब डेटा जब एनालिसिस हुआ था कुछ समय पहले कि पानी की किल्लत राजस्थान के लिए एक बहुत बड़ी समस्या थी, तो इसके लिए एक लिस्ट जारी हुई थी कि कहाँ पर ज़्यादा, कहाँ ज़्यादा मुश्किलें हैं। तो मेरे हिसाब से खेतड़ी में समस्या थी, उदयपुर वाटी में समस्या थी, पिलानी में समस्या थी, और लिस्ट के हिसाब से खेतड़ी के बाद में जो परियोजना का जो लाभ था वो पिलानी को मिलना चाहिए था, लेकिन वो शायद कहीं और शिफ्ट हो गया। सो बात घूम फिर के वहीं आ जाती है कि इस सिस्टम में बहुत सारे लूप होल है। लेकिन जोया जी, सवाल ये नहीं है कि कहीं और शिफ्ट हो गया पानी की। सबको मेरा ये कहना का मतलब, पानी हमको चाहिए, हम अपनी मांग करते हैं, कहीं किसी को मिला है उसके लिए हमें कोई एतराज नहीं। लेकिन अगर एक पॉलिटिकल पावर की वजह से उसे माइग्रेट किया जा रहा है तो वो कहीं ना कहीं, दैट इज माई पॉइंट कि पिलानी को मिलना चाहिए था अभी तक। अब आप कह रहे हो सर समर आने वाले हैं, ठीक है, तो गर्मियों में तो हालत खराब हो जाएगी।
बिल्कुल अभी हो रही है, ठीक है। और अभी हम देख रहे हैं रोज कॉलोनियों के अंदर धरना प्रदर्शन लोग रोज बोल रहे हैं। और आप दूसरी एक जी पिलानी की राजनीति, पानी की राजनीति झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में सदा रही है। आपको पता है कि एक कद्दावर लीडर थे कांग्रेस के शीशराम जी, उन्होंने अपने जीवन के अंतिम दिनों तक, और यमुना नहर की, ये तो क्या है कि समाज सेवी यशवर्धन शेखावत ने किया, PIL दायर की, तब जाके पता लगा कि उसमें कुछ नहीं होना है। अदरवाइज तो पता ही नहीं लगता लोगों को कि भाई यमुना नहर क्या है, यमुना नहर का पानी आएगा। उन्होंने PIL दायर की, उन्होंने ये, अभी कोई DPR ही नहीं बनी, कुछ नहीं बनी। अभी आपने देखा होगा एक बार तो लड्डू बट गए, जो माननीय सांसद थी यहाँ एलाव जी, उन्होंने लड्डू बांट दिया कि साहब यमुना का पानी आ रहा है। तो पानी की राजनीति तो कोई नई नहीं है झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट के लिए। पानी की राजनीति तो ये देखो 70 साल से चली आ रही है। माननीय मोला जी ने बहुत राजनीति की पानी की, और खूब दोहन किया इस मुद्दे को लेकर उन्होंने। तो फिर ये माना जाए कि ये जो बजट है सरकार ने पेश किया है, उसको एक चांदी की बर्क लगा करके पेश किया है, उसके अंदर पत्थर हैं। मैं पत्थर नहीं कर रहा हूँ, इसके अंदर बिल्कुल मिट्टी है। पत्थर भी काम आ जाएगा, पत्थर भी काम आ जाएगा, बिल्कुल मिट्टी है। कंक्लूजन लेते हैं सबसे। हाँ देखिए, ये बजट हमने पहले भी कहा और सभी राजेंद्र जी ने भी कहा, जोया जी ने भी कहा कि ये चुनाव को मद्देनज़र रखते हुए बजट के अंदर कुछ प्रावधान होते हैं कि हमने शिक्षा के अंदर इतने प्रतिशत बजट को बढ़ाया है, हमने कृषि के अंदर इतने प्रतिशत बजट को बढ़ाया है। ऐसा कुछ भी अभी तक नहीं आया है कि आपने शिक्षा में कितना प्रतिशत बढ़ाया है, बिजली के अंदर आपने कितना प्रतिशत कम किया है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। इसको बड़े लाग लपेट के साथ हम कह सकते हैं, बिल्कुल आपने सही शब्द इस्तेमाल किया है कि चांदी की बर्क लगा के इस बजट को पेश किया गया है। लेकिन ऑल ओवर हम देखेंगे तो लोगों के जीवन में कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। हाँ, कुछ चीज़ें अच्छी भी हुई है जो राजेंद्र जी ने मेंशन की है। अभी पुरानी पेंशन योजना हम भी स्वागत करते हैं, क्योंकि मांग थी जनता की, है मांग कर्मचारियों की मांग थी। देखा जाए क्या इसको, क्योंकि सरकार चुनावी स्टॉक बोलिए नहीं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप इसको मास्टर स्टॉक मत बोलिए, आप इसको बोलिए चुनावी स्टॉक। मेरा कहने का मतलब कि सरकारी स्टॉक होता है तो चलिए मैं ये मानता हूं जनता के लिए फायदेमंद है, क्योंकि कर्मचारियों की बहुत दिनों से मांग थी, रेसला की बहुत दिनों से मांग थी, वो उसको पूरा किया है। इसका हम साधुवाद करते हैं। ऐसे बात नहीं कि बजट में प्रावधान है, इसका हम साधुवाद करते हैं। और अगर एक बार तो और है, अगर सरकार ने ये जो बच्चों के साथ एग्जाम के अंदर धांधलियां हो रही हैं नहीं रोका इनको, और ये बात गलत साबित हुई, अभी इन्होंने एक कमेटी भी बनाई है, ऐसा उसमें प्रावधान दिया है। हाँ बना रहे हैं, हाँ अलग अलग उन्होंने दिया है। लेकिन अगर कानून तो बनते रहते हैं, लेकिन कमेटी बना रहे हैं, लेकिन अगर उसमें वो धरातल पे नहीं उतरी और ऐसी ही गड़बड़ियां फिर पाई गई तो अब की बार ये खेल बिगड़ जाएगा। रीट की अगर बात की जाए तो 32,000 पदों से 62,000 पद कर दिए गए हैं। तो मतलब ये जो घोटाला था रीट के पीछे, उस पर CBI की जांच की भी मांग की जा रही है, अनेकों आंदोलन भी हो रहे हैं। तो ये 62,000 पद कर देना, CBI जांच नहीं करना, इसको आप किस तरीके से देखते हैं कि ये क्या फिर इसमें भी एक मास्टर स्ट्रोक खेल रही है सरकार? सर, आप गहलोत जी के ट्वीट पढ़िए पिछले 1 महीने के, वो बार बार एक मुद्दे पे जोर दे रहे हैं कि विपक्ष चाहती है कि छात्रों को जल्दी से रोजगार ना मिले, वो डिले करवाना चाहते हैं इस प्रोसेस में, ताकि वो लास्ट में एक एजेंडा उठा दें कि छात्रों को रोजगार नहीं मिला। ऐसा वो बचने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, मैं ये मानता हूँ कि सबसे पहले तो रीट में घोटाला हुआ है, ये तय बात है, इसकी जाँच होनी चाहिए, जो कल्प्रेट्स हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए ताकि आगे के लिए एक एग्जाम्पल सेट हो। अब आप ये नहीं कह सकते कि ठीक है इसको जाने दीजिए, अपन एक बार पद बढ़ा लेते, दोबारा भर्ती करवाते, उसके बाद में दोबारा भर्ती करेंगे, उसमें धांधली नहीं होगी, मान लेते हैं जो ये कह रहे हैं वो सत्य है, फिर ये सब ठीक हो जाएगा। मैं एक बात पूछना चाह रहा हूँ सर, मान लीजिए कि गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी खेलते हैं, आपने एग्जाम दिया, पहले अटेम्प्ट में आपका अच्छा हुआ और आपकी कोई गलती नहीं थी, और दूसरे अटेम्प्ट में आपका नहीं हुआ, तो आपका तो फ्यूचर निरस्त हो गया ना। उसकी मैं फिर वही कहूँगा, क्रेडिबिलिटी उसका कौन जिम्मेदार है सर? ठीक है, आप ऐसे नहीं कह सकते, ये गेम नहीं है कि आपने एक दिन आपके पाले में नहीं आई, दूसरे दिन आपके पाले में आ गई। सर मैं पूछ रहा हूँ उन बच्चों का क्या, फर्स्ट अटेम्प्ट में जिनका अच्छा हो गया, नेक्स्ट अटेम्प्ट में ना हो, तो हो सकता है ना कि उस एंड ऑफ द डे उस दिन आपके हिसाब से पेपर नहीं आया, तो
तो मुझे नहीं लगता ये, फिर वही बात है, एक वो अच्छा सा इन्होंने परोस के दे दिया कि दोबारा आप इतने पदों पे भर्ती करेंगे। इसके साथ उन्होंने और भी घोषणाएं की हैं कि इस बार वो CISF को हटा के आ रहा है, SF जैसा एक ब्रांच और लेके आ रहे हैं, 1 लाख नौकरियों की उन्होंने और बातें की हैं। तो सुनने में फिर वही बात है, बहुत सुंदर लग रहा है। अगर आता है, धरातल पे आता है, तो ये बहुत अच्छा बजट साबित हो सकता है, लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटी 0.01% है सर। क्योंकि आपने अभी कहा ना, राजेंद्र जी बात कह रहे हैं ना कि राजस्थान बहुत बड़ा स्टेट है। आप पिलानी की बात कीजिए, पिलानी में जो आज तक वो लागू नहीं हुआ, तो आप राजस्थान में क्या करवा देंगे, कहाँ करवा दोगे? तो इसलिए जो है जी, हम ये भी नहीं कह सकते कि हम आशा करते हैं कि भविष्य में ऐसा हो जाएगा, क्योंकि हमने तो देखा है 5 साल भुगता है पानी के ऊपर काफ़ी, और आए दिन आंदोलन होते हैं नगर पालिका के अंदर छोटी छोटी बातों को लेकर के पिलानी के अंदर। और यहाँ की सड़कें हम देख रहे हैं किस तरीके से हैं, वो 2-2 नगर पालिका होने के बाद भी यहाँ के लोगों को जो मुसीबत भोगनी पड़ती है। और यहाँ आए दिन हम एक सवाल मैं और उठाना चाहता हूँ राजेंद्र जी आज मन से, कि सांडों की जो प्रॉब्लम है पिलानी के अंदर, आप देखेंगे कि कितनी मौतें हो चुकी हैं बुजुर्ग लोगों की, ये बड़ी समस्या है। ये बाजार में तो सांड इतने घूमते हैं कि आप बाजार में निकल नहीं सकते, बच्चे निकल नहीं सकते। ये नगर पालिका की जिम्मेवारी है। नहीं, इस बार बजट में वैसे आवारा पशुओं के लिए भी प्रावधान से बजट जारी किया नहीं, गया है। देखो साहब, बजट तो जारी होते हैं, बजट तो जारी नगर पालिका में भी हुए हैं, लेकिन नगर पालिका में बजट कहाँ लगा? अब आप मेरे को एक बात बताइए कि हर सड़क के ऊपर आपको 10 फीट से 10 फीट के ऊपर आपको वो मिल जाएंगे ब्रेकर। बिल्कुल, क्या ज़रूरत है जी ब्रेकरों की इतने की? क्यों? क्योंकि वहाँ घपला करना था इनको, इसलिए ब्रेकर बने। यहाँ की जो सड़कें हैं वो 2 साल में ही पूरी बिखर गई हैं। वो सबको पता है, सबको पता है। और सभी अधिकारी भी आते हैं, और सब सारे जिला अधिकारी यहाँ आते हैं। पिलानी कोई छोटा शहर नहीं है, शिक्षा की नगरी के नाम से बहुत प्रसिद्ध है, और यहाँ आए दिन आते रहते हैं बड़े अधिकारी, उनसे कुछ छुपा हुआ नहीं है। लेकिन ये अमूमन सभी जगह का हाल है। पर चर्चा के लिए एक अलग से हम एक दिन और एक प्रोग्राम रखेंगे। फिलहाल हमारा बजट के ऊपर ही आज का फोकस रहना था। आज का जो हमारा विषय था बजट पर विषय था, और आप लोगों ने अपनी जो आपको लगा कि बजट में क्या क्या किस तरीके से सरकार क्या करना चाह रही है और जनता के सामने रखा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने द इंक न्यूज़ के लिए समय निकाला। और हम आशा यही करते हैं कि ये जो बजट है सरकार ने पेश किया है, इसको और बेहतरीन तरीके से धरातल पर लागू करें। हालांकि पिछली बार का बजट है, उसको भी अगर 20% या 30% धरातल पर लागू किया जाता तो शहर की रौनक दूसरी होती। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत अभिनंदन।